स्वागत दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू आर अनदर वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और इसमें हम देखेंगे कि इन्वायरमेंटल साइंस का कैरियर क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में इन्वायरमेंटल साइंस पे कभी नहीं मिला होगा, क्योंकि हमने इस पे बहुत एनालिसिस की है, रिसर्च की है, मार्केट में क्या अवेलेबल है, क्या पैसा होगा, क्या क्या फील्ड है। जो पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए अलग, जो नहीं करना चाहते हैं उनके लिए अलग। जितने भी मार्केट में इस समय अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फ्यूचर में एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, सब पे बात करने वाले हैं। बहुत अच्छा वीडियो ये रहने वाला है। तो सबसे कॉमन चीज़ है, अगर आप इंटरनेट पर गूगल करते हैं, नॉर्मल गूगल करते हैं, तो आपको इंडीड, जो बहुत ही फेमस वेबसाइट है, वो ऐसे 20 जॉब्स फॉर एनवायरमेंटल साइंस दिखाती है। एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट का इन्होंने देखिए एक एवरेज सैलरी भी दिया है, डॉलर 28,460, 28,460 पर ईयर। ऐसे ही ये आप देख सकते हैं टेक्नीशियन का भी दिखा रहे हैं। लेकिन इंडीड क्योंकि एक फॉरेन वेबसाइट है, ये जो ये चीज़ें दिखा रहे हैं एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट, एनवायरमेंटल टेक्नीशियन, इंडिया में दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी पोस्ट नहीं है। और ये जो सैलरी भी ये बता रहे हैं, फ़ॉरेन के हिसाब से यहाँ की सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। तो इससे पहले कि आप इन चीज़ों को देखें, हमें लगता है कि हमें आपको इन पर बात करनी चाहिए। प्रॉस्पेक्ट्स एक वेबसाइट है, उसको भी अगर आप देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा कि ये इतने सारे जॉब लिस्ट आपको बता रहे हैं। एम्यूनिटी हॉर्टिकल्चरिस्ट, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, चलिए ये तो है। एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑफिसर, इंडिया में ऐसी कोई पोस्ट शायद ही है। उसके बाद मिनरल्स सर्वेयर करके एक पोस्ट है, लेकिन उसमें एनवायरमेंटल साइंस के लोगों को वो शायद ही लें। रिसाइकलिंग ऑफिसर करके भी पोस्ट बहुत ही कम होगी, और उनमें एनवायरनमेंट वालों को लिया जाए ये भी बहुत कम है। तो इससे पहले कि आप नेट पर कुछ भी देखकर अपनी गणना बनाएं, अपनी सोच बनाएं, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे। अब और सिंपल आते हैं। आप कहेंगे सर आपने इन इंडिया तो डाला ही नहीं होगा, तो चलिए हमने इन इंडिया भी डाला, और कोरा में हमें जवाब मिला कि क्यों इतने ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। तो आप देखेंगे विकास नेहरा जी हैं, इन्होंने जवाब लिखा है, और ये जवाब इन्होंने जो लिखा है वही आपको बता रहे हैं। ये क्या लिखते हैं, आप ध्यान से पढ़िए। तो ये लिखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी इज़ लो, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा प्रायोरिटी और चीज़ों को दे रही है, चलिए मान लेते हैं। इकोनॉमी को प्रायोरिटी दे रही है, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। और मनी, पैसा मेन चीज़ है। फ्रेश या नेचुरल जो नेचर है वो उसका जैसे का ऐसे का तैसा हो, उससे ज़्यादा मतलब किसी को नहीं है, ये भी हम मान लेते हैं। हो सकता है इनकी बातें सही हैं, गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स है इन्वायरमेंटल साइंस के प्रति, इसीलिए ये चीज़ें हो सकती हैं। लास्ट में देखिए क्या बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट के लिए केमिस्ट्री बैकग्राउंड के लोगों को लिया जा रहा है, जूलॉजी बॉटनी के लोगों को लिया जा रहा है। ये भी इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा है, और मैं समझता हूँ सारे पॉइंट्स इनके कहीं ना कहीं ठीक हैं, और लास्ट वाला तो बहुत ही ज़्यादा दमदार है, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल साइंस के कैरियर की क्या आगे स्थिति होगी, इसके बारे में हम खुद से बात करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, डिस्क्रिप्शन में आप इनको ज्वाइन करिए। NVSC यूट्यूब नाम से एक इंस्टाग्राम भी है, आप सब आई एम श्योर इंस्टा पर होंगे। इसको फॉलो करके आप इन्वायरमेंट के अच्छे पोस्ट देख सकते हैं। शुरू से कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो या तो MSc इन एनवायरमेंटल साइंसेज है, या MA इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ है। और MA इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ DU का मेजर एक चंक है, और MA एनवायरमेंटल स्टडीज़ बहुत ही कम लोग करते हैं। ज़्यादातर MSc एनवायरमेंटल साइंस के ही लोग हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई कोर्सेज़ हैं। BSc में भी कई लोग लेते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट करके भी एक कोर्स है। BTech का अपना कोर्स है। MBA फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट भी कई लोग करते हैं, मेरे कई साथी हैं इस कोर्स से। एंड द लास्ट इज़ PhD। तो ये कोर्स हैं मोटे मोटे जो इन्वायरमेंट की स्ट्रीम में घुसने के पहले करना होता है। 90% ये कोर्स चलता है, 10% लोग, या 10% में हम कह लें तो ये हो गया, MBA हो गया, ये सब कोर्सेज लोग करते हैं। अब इनमें से किसी कोर्स को करने के बाद क्या आपको करना है, तो इस पे बात करने के पहले हम देखते हैं कि दो तरह के लोग हैं। एक लोग कहते हैं कि भाई वी हैव टू ऑप्ट अ PhD, वो PhD की तरफ जाना चाहते हैं। तो पहले उनकी कहानी देखेंगे जो PhD करना चाहते हैं। इससे पहले कि आप पूछें सर कितने लोग PhD के लिए जाते हैं, तो देखिए 50-50% है। मतलब मास्टर्स या ये कोर्स करने के बाद 50% जाते हैं इधर, 50% जाते हैं उधर। अब
इंडिया की रैंक 4th है और हर साल 24,000 ग्रेजुएट होते हैं डॉक्टरल, यानी कि पीएचडी पास करते हैं। तो पीएचडी बहुत ही कम लोग करते हैं, परेशान होने की बात नहीं है। अब कहाँ से करते हैं? तो कुछ लोग करते हैं प्राइवेट जगह से कर लेते हैं, साइड में वो पढ़ाते रहते हैं या उनके पास और कोई जॉब होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कुछ लोग बेसिकली बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, वो ICAR या CSIR की लैब से पीएचडी करते हैं, ACSIR की। इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं, कहाँ से पीएचडी करनी है, क्यों करनी है, क्या फ़ायदे नुकसान हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ से करते हैं, IIT और IIM में भी देखिए इन्वायरमेंट के कोर्सेज़ हैं, जैसे कि हमने अभी देखा MBA का एक कोर्स है। और कुछ लोग फ़ॉरेन की तरफ चले जाते हैं, तो आप इनमें से कहीं से भी पीएचडी कर सकते हैं। फ़ायदे नुकसान अलग अलग हैं। हाई प्रायोरिटी के कुछ लैब्स हैं, कुछ हाई प्रायोरिटीज़ के IITs हैं और कुछ में आपको कोई भी वरीयता नहीं मिलने वाली। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो लास्ट में हमारे पास एक एग्ज़ाम है जिसे हम कहते हैं UGC नेट या CSIR, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इनके बिना आपको एंट्री नहीं देंगे, इसलिए जो लोग इस एग्ज़ाम को भी क्लियर नहीं कर पाते हैं वो पीएचडी करते हैं तो प्राइवेट से या यूनिवर्सिटीज़ से, और उनके लिए एक लैग हो जाता है। फ़ॉरेन से भी कई लोग कर रहे हैं, जैसे ताइवान है, कोरिया है, जापान है, बहुत ही फ्रेंडली नेशंस हैं इंडिया के, और यहाँ पे बहुत आराम से हो सकता है अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। अब आपने पीएचडी ख़त्म कर ली है और अब हम चलते हैं आपकी जॉब की तरफ। लेकिन सब चंगा नहीं सी, क्योंकि ये आप एक मीम देखिए, स्कूल ऑलमोस्ट डन, आपको लगता है चलो अब ख़त्म हुआ पढ़ाई का दौर। हाई स्कूल में आपको पता लगता है कि अरे अभी तो बहुत कुछ है। अंडर ग्रेड यानी कि BSc BA में आपको लगता है, बीटेक में, कि चलिए अब तो पहुंच गए, लेकिन पीएचडी में आपको वो पहाड़ ख़त्म होता कभी नहीं दिखता और आपको लगता है इसके बाद भी पता नहीं पहाड़ पे पहुंच पाएंगे या नहीं। आप देख सकते हैं ये एक मीम है, माई सोल मोटिवेशन फॉर गेटिंग अ PhD, आई एम द डॉक्टर। मतलब पीएचडी जब ख़त्म होने का अवसर आता है तो भी आपको लगता है पता नहीं है जीवन में क्या होगा। तो पीएचडी में एंटर करने के पहले बहुत ध्यान से सोच लें। ये बहुत अच्छी ब्राइटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको देता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा ग्राइंडिंग प्रोसेस है। आप इसको सहन कर सकते हैं या नहीं, आप ये 4 साल 5 साल 6 साल झेल सकते हैं या नहीं, ये सब देख कर ही इसमें कूदें। सिर्फ किसी यूट्यूबर के, किसी सीनियर के या मेरी बात सुनकर इसमें ऐसे ना कूदें। अब इन जिन लोगों ने पीएचडी कर ली है, ये आना चाहते हैं और जॉब पाना चाहते हैं, तो मैंने जो जॉब्स लगाई हैं आप ये देखेंगे तो ये प्रायोरिटी बेसिस पर है। मतलब ज़्यादातर लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, और दूसरी बात है कि ज़्यादा वैकेंसीज़ कहाँ हैं, ज़्यादा जल्दी ज़्यादा रेडली कौन सी जॉब मिलती है। तो ज़्यादा रेडली है एकेडमिक, जिसे कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, ये निकलती रहती हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, IITs में, NITs में, और इनमें आप जो है भर सकते हैं। और पीएचडी करने के बाद, अब आप कहेंगे क्यों पीएचडी करने के बाद? अभी तो UGC नेट में हमने देखा एक खबर कि पीएचडी कंपलसरी नहीं है। नहीं, मैं आपको बता दूं, कंपलसरी फॉर्म फिल करते हैं तो वो आपको सेलेक्ट करते हैं API के बेसिस पर, जिसे हम कहते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये क्या होता है? ये होता है कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको मार्क्स दिए जाते हैं, उसमें आज भी 30 नंबर हैं पीएचडी के। टोटल 100 में से 30 नंबर पीएचडी के। आप मुझे बताइए, पीएचडी हट गई, लेकिन API जब निकाला जाएगा तो जिसने पीएचडी नहीं किया उसके 30 नंबर तो गए ना साहब, तो उसको नौकरी कैसे मिलेगी? तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी भी पीएचडी वहीं का वहीं है, टॉप पर है असिस्टेंट प्रोफेसर को चुने जाने के लिए। देयर इज़ नो चेंज इन सच। उसके बाद हम आते हैं साइंटिस्ट PNC। अभी आपने देखा आई है CPCB की वैकेंसीज़, ये बहुत ही कम आती हैं, शायद ये बहुत साल बाद आई हैं। जब से मैंने मास्टर्स किया है मैंने तो अभी देखा है इसे। और बीच में अगर आप कहें तो पूरे साल में जो अच्छे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें 5-10 जगहों पर साइंटिस्ट B या C आता है। और आपको ग्रेडिंग समझनी होगी, B C D E, सबसे छोटा होता है हमारा B, जिसमें वो मास्टर्स के लोगों को, या C जिसमें वो मास्टर्स के लोगों को लेते हैं। तो यही वैकेंसी आप और हम भर सकते हैं। PhD के बाद C D भी आप भर सकते हैं, लेकिन रखेंगे आपको वो B और C की ही रेंज में। तो साइंटिस्ट की वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद सबसे ज़्यादा आती हैं। कंसल्टेंसीज़ प्राइवेट हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ देती रहती हैं, लेकिन उसमें लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं है और पैसे की भी कुछ दिक्कत है।
पीएचडी वालों को भी वो 30-30 हज़ार में काम करवाने को मजबूर कर देते हैं। इसके बाद पीएचडी वालों को लगता है हम पोस्ट डॉक करते हैं, मतलब रिसर्च को और करते हैं। वो 2 साल का 3 साल का पोस्ट डॉक करने के लिए 1 साल का वो फ़ॉरेन जाते हैं, और फ़ॉरेन का उनके ऊपर ठप्पा लगने के बाद उनके चांस जॉब मिलने के इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आजकल एक ट्रेंड है, ये भी आप पीएचडी के बाद कर सकते हैं। आप पोस्ट डॉक इंडिया से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बाहर से करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, इन्वायरमेंटल जैसे वाली जो हैं साइट्स है, ये WHO है, ये सब भी कभी कभी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। इसमें होने के चांस बहुत ज़्यादा तब हैं जब आपका पीएचडी हो और एक्सपीरियंस भी हो। इसके अलावा PSUs या महारत्न कंपनीज़ जो हैं इंडिया में, ऑयल कॉरपोरेशंस है, भारत कोल लिमिटेड है, ये सब भी कभी कभी इन्वायरमेंट की 1-2 पोस्ट निकाल लेते हैं। लेकिन फिर वही बात, PSUs हैं तो ये एमटेक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और बीटेक वालों को ज़्यादा प्रेफर करती है। फिर एक्सपर्ट्स भी, आप नेशनल पार्क इतने सारे बन रहे हैं, हर रोज़ रामसार साइट्स आ रही हैं, तो इनमें काम बहुत है इन्वायरमेंट का, लेकिन ये टेम्प्रेरी पीरियड के लिए एक्सपर्ट्स को नियुक्त करती हैं और उसमें वो पीएचडी वालों को ही लेती हैं। तो पीएचडी वालों के लिए जो बैंड गैप है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक भी हैं। तो मैं ड्रॉबैक पर बात कर रहा हूँ पीएचडी के बाद के जॉब्स की, मैं पीएचडी के ड्रॉबैक की बात नहीं कर रहा हूँ। पहला है मोराल टू गेट अ हाई पेड जॉब। आपने 5-6 साल पीएचडी को दिए, आपके बाल पक गए हैं, आपके बाल भी झड़ गए हैं, और अब आपको लगता है कि मैंने बहुत ज्ञान ले लिया है, मैं छोटी मोटी नौकरी नहीं करूँगा। तो अगर 40, 50, 30 की भी कोई नौकरी आती है तो आप उसे कहते हैं नहीं, मुझे बड़ी नौकरी चाहिए। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन ऐसा नहीं है सब लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग 15-20 का भी पकड़ते हैं क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो मोराल है हाई पेड जॉब का, इस वजह से आप काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ेंगे और फिर आप फ़िल्टर करके उस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करेंगे पीएचडी के बाद, जो आपको लगेगा कि आपके लायक है। ये भी एक परेशानी का सबब है। दूसरा, बाउंडिंग एज, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ज़ाहिर सी बात है, जब आप 30 साल उसके बाद या थोड़ा उसके पहले पीएचडी कंप्लीट करते हैं, आप शादी के बंधन में बंध जाते हैं, बंधने वाले होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, घर वाले भी हाथ खड़ा कर चुके होते हैं कि अब हम तुमको पैसा नहीं देंगे, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आती है आपको उसे चुनना पड़ता है। और आप यही करेंगे अब कि आपने जैसे ही पीएचडी की, आप उसके पहले से ही शुरू करते हैं ढूंढना, जो भी आपको मिल जाता है आप उसे पकड़ लेते हैं। रीसेटलमेंट इशू, अगर आप विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके लिए भोपाल से जम्मू एंड कश्मीर में मिली एक जॉब को लेना, अपने बच्चों बीवी को छोड़ना जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सब पीएचडी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और सबसे बड़ी है स्पेशलाइजेशन। आपने वाटर में पीएचडी किया है तो जाहिर सी बात है आप चाहेंगे कि आपको वाटर का ही कुछ काम मिले। अगर एयर का मिल भी गया तो आप सोचोगे मैं काम कैसे करूँगा, तो आप फिर उस जगह पर आगे बढ़ने से सोचोगे, या आपको लोग लेंगे ही नहीं क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन है रिसर्च में वाटर पर। तो पीएचडी के बाद ये कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। अब हमारे वो भाई बहन लोग जिन्होंने पीएचडी करी ही नहीं, उन्होंने बहुत ही डेयरिंग का काम किया, तो वो गए प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए। अब मैं यहाँ पे एक ख़ास बात आपको बता दूँ, ये जो नॉट ऑप्टिंग पीएचडी है ना, इस 50% में से भी आधे लोग पीएचडी करने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि भाई इसके बिना काम नहीं बनने वाला, करना तो पड़ेगा ही। तो वर्क इन प्रोजेक्ट्स, यानी ये प्रोजेक्ट्स में रिक्रूट हो जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लैब्स में, पार्क में, इसरो के भी प्रोजेक्ट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के, और कभी कभी फॉरेन के या एनजीओ के भी कोई प्रोजेक्ट ये ले लेते हैं। ये जब वहाँ काम करते हैं तो ये जितने प्रोजेक्ट वाले लोग होते हैं इसमें से 70% पीएचडी एनरोल हो जाते हैं क्योंकि इनको वहाँ पर मोटिवेट किया जाता है, जो कि अच्छी बात है। बचे हुए कुछ एनजीओज़ में, कंसल्टेंसीज़ में, स्टार्टअप्स में और ग्रीन टेक कंपनीज़ में चले जाते हैं। स्टार्टअप्स बहुत सारे नए नए आ रहे हैं, उनमें भी काफ़ी जॉब्स है, आपको बस ढूंढना पड़ेगा। बचे हुए कुछ लोग जिनको लगता है हम ये दोनों नहीं कर सकते या सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाते हैं इन्वायरमेंट, जैसे कि मैंने भी पढ़ा है, और वो कॉलेजेस में भी पढ़ा सकते हैं। अब क्योंकि मैंने प्राइवेट कॉलेजेस में भी पढ़ाया है, ये प्रोजेक्ट में भी काम किया है और कंसल्टेंसी में भी काम किया, इसके अलावा पीएचडी भी कर ही रहा हूँ, तो मेरा ये सारा जो बना हुआ आज का वीडियो है ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर भी रहेगा। अब ये जो नॉट ऑप्टिंग है, यानी जिन्होंने पीएचडी नहीं ली, ये कहाँ नौकरी पाएंगे भाई साहब? तो देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में एक लाल रेड क्रॉस है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले बताया एपीआई जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें 30 मार्क्स आज भी पीएचडी के हैं। तो ये जिन्होंने पीएचडी नहीं की
ये वो 30 मार्क्स पाएंगे नहीं और इनका API का रहेगा कम, लीस्ट स्कोर की वजह से ये बाहर हो जाएंगे। उसके बाद साइंटिस्ट BSc ये बिल्कुल बन सकते हैं, उसमें एक एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, जैसे अभी एक आई है वैकेंसी। कंसल्टेंसी में भी ये चुने जाते हैं और यही ज़्यादा चुने जाते हैं क्योंकि मास्टर्स वाले थोड़े से रॉ होते हैं तो कंसल्टेंसीज इन्हें ज़्यादा लेती हैं। PhD वाले थोड़े से ढीठ हो जाते हैं, ज़्यादा ज्ञानी बनते हैं खुद को, तो इनको कंसल्टेंसीज लेने से कतराते हैं। लेकिन मैं भी आपको बताऊंगा कंसल्टेंसी में कितना पैसा है, क्या है। पोस्ट डॉक ये जाएंगे ही नहीं क्योंकि पोस्ट डॉक कौन करेगा, PhD के बाद वाला। UNEP और साइट्स भी इनको शायद ही ले क्योंकि इनका PhD नहीं है और वो तभी हाथ लगाते हैं जब PhD हो। PSUs में जा सकते हैं लेकिन वैकेंसीज़ बहुत बहुत कम आती हैं। तो आप कहेंगे कि आप तो सिर्फ डार्क साइड बता रहे हो, ये मत करो वो मत करो, ऐसा नहीं है। देखिए इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल साइंस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक अनइग्नोरेबल सब्जेक्ट है, जैसे हेल्थ है, स्वास्थ्य, एजुकेशन है, शिक्षा, ऐसे ही इन्वायरमेंटल साइंस आज नहीं 5 साल बाद आप लिख के ले लीजिए होगा और इसे कोई भी गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर पाएगी क्योंकि लार्जर इम्पैक्ट्स है इसका लाइफ्स पर। आप देख ही रहे हैं कि पानी गंदा हो गया, पॉइजनस हो गया, फॉरेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई, फॉरेस्ट फायर हो गई, तो गवर्नमेंट कब राज करेगी? जब ज़िंदा रहेगी तब ना। गवर्नमेंट खुद ही नहीं रहेगी तो क्या राज करेगी? तो उनको अपनी जान, लोगों की जान तो बचानी है, इसलिए एनवायरनमेंट को देखना ही पड़ेगा। कैलामिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उत्तराखंड में, आप देख रहे हैं भूकंप आ रहा है, लैंडस्लाइड आ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है। अब एग्जांपल लीजिए, उत्तराखंड में ग्लेशियर मेल्ट हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट का डिमांड किया कि चलिए एक प्रोजेक्ट निकालिए, कौन रिसर्च करेगा इस पर, और एक प्रोजेक्ट आ गया। उस प्रोजेक्ट में 2 JRF की रिक्रूटमेंट हो गई। तो कहने का मतलब है जब इन्वायरमेंट की कैलेमिटीज़ बढ़ेंगी तो उसका स्कोप ऑटोमेटिक बढ़ेगा और वो हो रहा है। और इन situ और ex situ कंजर्वेशन बढ़ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बढ़ रही हैं, ब्रीडिंग सेंटर्स बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर इन्वायरमेंट वालों को भी शायद नौकरी मिल जाए। शायद इसलिए क्योंकि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के हमारे भाई बहन भी हमारे साथ अब बैटल में हैं। डार्कर साइड देख लेते हैं। सब कुछ अच्छा नहीं है, मैंने कहा ना, सब कुछ चंगा सी नहीं है। हमें देखना होगा सच्चाई क्या है। मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ कि आप UGC नेट की तैयारी करिए और आप बहुत आगे जाइए, आप मेरे वीडियोस देखिए, आप में इसमें सब कुछ पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हमें आपको पॉजिटिविटी के साथ वो नेगेटिविटी भी बतानी होगी जो अमूमन आप बाद में एक्सपीरियंस करते हैं, ताकि जिन लोगों को बाद में दिक्कत हो कम से कम वो मुझे गाली ना दें, उन्हें लगे कि हाँ इस आदमी ने पहले ही बताया था। तो बैटल विद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इस समय सबसे बड़ी है। ये जो M.Tech इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के हमारे भाई लोग हैं ये हमसे बहुत आगे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल काम करते हैं। हमें बताया गया कि फॉरेस्ट में फायर लगेगी तो मॉडलिंग करेंगे और ये भाई लोग मॉडलिंग करके आते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके जॉब में लिया जाएगा। एडजस्टमेंट्स विद अदर सब्जेक्ट्स, तो ये केमिस्ट्री, जियोलॉजी वाले भी आपने देखा, अभी एक वैकेंसी आई है उसमें केमिस्ट्री वाले लोग भी आ गए क्योंकि माना जाता है कि वो सैम्पलिंग अच्छी करेंगे। तो भाई फिर हमको क्यों पढ़ाया? ये जो सवाल है आपके अदर सब्जेक्ट्स के, इनको भी लाया जा रहा है। हमारे लिए जगह जो कम है वो और कम होती जा रही है। लो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा नहीं है रिसर्च का, जॉब्स का, इन्वायरमेंट में भी सरकार को बहुत काम करना पड़ेगा इस पे। जैसे कि हमारे कोरा में एक लोगों ने बताया था, इनकम्प्लीट आउटरीच कम है। स्कूल्स में इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा कंपलसरी क्यों नहीं बनाया गया? अगर आप सिर्फ स्कूल्स में ही उनको कंपलसरी बना दो तो हम स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, 15-20 हज़ार, 25-30 हज़ार तो कमाएंगे खाली बैठने की जगह। स्कूल्स में उसको वैलिडेट किया नहीं गया। साइड सब्जेक्ट बनाया जाता है इसे, माना जाता है ये तो कोई भी पढ़ा लेगा। जूलॉजी का आदमी पढ़ा रहा है इन्वायरमेंट, केमिस्ट्री वाला पढ़ा रहा है, कभी कभी तो हमने देखा आर्ट्स में भी लोग इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं। इसको एक साइड सब्जेक्ट जो बनाया गया है ये इन्वायरमेंट के लिए घातक है। अब आप मुझसे पूछेंगे कुछ जॉब्स की जगह बता दीजिए, तो देखिए कंसल्टेंसीज़ हैं, ये है मैकिन्से, ये बॉस्टन कंसल्टेंसी है, अर्नेस्ट एंड यंग है, बहुत ही फेमस हैं और इनमें जॉब आती रहती है। और KPMG भी है, कॉपसीट का नाम आपने सुना होगा, आर्कैडिस का नाम सुना होगा। ये सब कंसल्टेंसी आप नॉर्मल गूगल करेंगे इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसीज़ इंडिया तो ये सब आएंगी, लेकिन इनका अपना लॉगिन बनाना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा और ये उसके बाद लेते हैं। और इनकी भी ख्वाहिशें बड़ी अच्छी होती हैं कि आदमी पहले से सब कुछ जानता हो, तो ये जो है बिल्कुल फ्रेशर्स को लेने से पहले सोचेंगे। उसके अलावा कुछ छोटी लोकल इंडियन बेस्ड कंपनी है, ये आपको ज़रूर ले लेंगी अगर आप बस मास्टर्स करके निकले हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वसुंधरा इन्वायरो है जैसे हैदराबाद में, इन्वायरो ये पुणे में है,
तो ऐसे आप अगर सर्च करेंगे इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसीज़ इन नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, गुजरात में बहुत ज़्यादा हैं, बैंगलोर में बहुत ज़्यादा है, हैदराबाद में बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके एरिया में नहीं है तो आप बाहर निकलिए, वहाँ जाइए, काम करिए, क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप पढ़ते जाएंगे। इन्वायरमेंटल साइंस में फील्ड में बस एक प्रॉब्लम है कि आप लेवल दर लेवल बढ़ते हैं, लेकिन जब आपकी ग्रोथ होती है तो बहुत तेज़ होती है। तो बस इस बात को ध्यान रखिए कि कुछ जो मिल रहा है उसे करिए, जिस पैसे में मिल रहा है उसे करिए और धीरे धीरे ग्रो करते जाइए। अब कंसल्टेंसी में भी सब कुछ अच्छा नहीं है जब आप फ्रेशर में जाते हैं, तो इसमें आपको कोई और बात बताऊँ इससे अच्छा है मैं अपनी ही बात बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 2022 की कहानी है। मुझे एक जगह से कंसल्टेंसी से मिस्टर आदित्य, ये आप देख सकते हैं, मेल आया था। तो इन्वायरमेंट साइंटिस्ट की आप देख सकते हैं पोजीशन दी। पोजीशन आप देखिए, आपको सुन के लगेगा वाओ क्या बात है। और 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड था और 20,000 की बात हुई थी। उसके बाद वो 25-30 बढ़ाते तो नॉट बैड, मैं काम कर सकता था। लेकिन वही था कि मैं उससे पहले ही इन कई लैब्स में काम कर चुका था और ये तब की बात है जब मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन मैंने वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुका और मैंने कंसल्टेंसी में कुछ महीनों बाद ही छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं अगर प्रोजेक्ट्स में आप बात करेंगे तो आपको 28,000 या 35,590, जो 36,000 है उसमें कुछ टैक्स कटता है, 36,000 पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पीएचडी करेंगे तो एचआरए आपका इंस्टीट्यूट ले लेगा और 31,000 मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर या कंसल्टेंसीज़ में आप काम करते हैं, अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है कंसल्टेंसी में तो यकीन मानिए वो आपको 1 लाख तक देते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख तक देते हैं। आप में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए पीएचडी के बाद जो कंसल्टेंसी में जाते हैं उनका सीधा 1 लाख का पैकेज बनता है। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ डार्क साइड भी हैं। मैंने आपको न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बताया क्योंकि मैं खुद अभी उस फील्ड में हूँ, तो मुझे भी आगे बढ़ना है और मैं अपने फील्ड की बुराई नहीं कर सकता। लेकिन जितनी अच्छी और बुरी बातें थी मैंने आपको बता दी। सो दैट वाज ऑल। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, एनी सजेशंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।